जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आज हम लोग सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। और हर बार की तरह आपको हर एक तरीका का सवाल मिलेगा और हम आपको फिर से बता दें कि हम उस सवाल को नहीं लेंगे जो निहायत ही आसान है। बहुत सवाल ऐसे हैं, मैक्सिमम सवाल ऐसे हैं जो निहायत ही आसान है। अगर आप 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें से 5-7 ही ऐसे सवाल होंगे जो आपको टफ पूछे गए हैं। मतलब टफ क्या, वो भी मॉडरेट लेवल के अभी तक में। ठीक है, तो हम लोग बढ़िया जो भी सवाल है, जिस सवाल में आपको परेशानी हो सकता है, जिस सवाल में आप फंस सकते हैं, उन सवालों को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है। और ये जैसे ही 10 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आज जो आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 बचेगा। 10 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग चैलेंजर सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और चैलेंजर सीरीज में बिल्कुल नया सवाल होगा और वहाँ पे हर तरीके का सवाल होगा। ठीक है, हर एक तरीके का सवाल होगा, मतलब पूरा भर के कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। और जब आप उस सीरीज़ को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, आप लगा लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीक़ा से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, प्रिपरेशन से याद आया, देखिए एक प्रिपरेशन हम लोग भी करवा रहे हैं आप लोग को, जिसमें अभी स्टार्ट हुआ है मैथ्स प्लस रीजनिंग और कैप्सूल सीरीज़ 2.0। मैथ प्लस रीजनिंग, ये जो आपका बैच है ना, ये दोनों बैच बिल्कुल नया है। ठीक है, ये नया बैच है और इस बैच में देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा। एक तो कंसेप्ट तो ठीक है, वो अपने जगह पे है, कंसेप्ट तो आपको बताना ही है। ख़ास बात यह है कि 2020 के बाद जितना भी सवाल आया है नया हर एक चैप्टर में आपको सजा दिया गया है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सीट भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। कंसेप्ट भी बन गया और आपका नया सवालों का प्रैक्टिस भी हो जाता है। आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जो भी है। ठीक है, सिमिलरली कैप्सूल सीरीज 2.0 ये भी नया बैच है जीके जीएस का। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय अभिषेक सर। अगर आपको ये दोनों बैच चाहिए तो आप इसके साथ जाइए, मैथ भी मिल जाता है, रीजनिंग भी, कैप्सूल सीरीज 2.0 भी, और साथ में ही जो हम लोगों का पिछला बैच था कंप्लीट, वो भी आपको मिल जाता है। तो इसमें तो आपको बहुत ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपको मैथ्स में दिक्कत है, रीजनिंग में समस्या है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको जीके जीएस में समस्या है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। जिसको कंप्लीट चाहिए वो इसके साथ जाए। जिनको मैथ रीजनिंग के साथ पहले वाला बैच चाहिए, इससे पहले वाला बैच, वो इनके साथ जाए। इसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल हैं। ठीक है, और अगर आप झारखंड हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या सिविल कोर्ट में लगे हैं या आपके अगल बगल में बहुत से लोग लगे हैं, उनको बता दीजिए यहाँ पे बैच कंप्लीट अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप रेलवे में लगे हैं तो इसके लिए भी कंप्लीट बैच आपका अवेलेबल है। हर एक तरीका का कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के साथ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बैच लेने में किसी भी तरीका का परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7909004902। ये सारा का सारा बैच आपको कहाँ मिलेगा? फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे में दिया हुआ है और टेलीग्राम में भी पिन किया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये थी आपकी जानकारी। अब हम लोग एक सवाल को देखेंगे। ठीक है, और आपको ना हर एक तरीके का सवाल, देखिए सवाल बनाने के साथ साथ क्या आपको करते जाना है कि सवाल के इर्द गिर्द जो कंसेप्ट घूमता है, जिस भी सवाल को, कोई भी सवाल को बनाने के लिए कंसेप्ट चाहिए, तो उस कंसेप्ट को आपको समझना चाहिए। अगर नहीं पता है, आप नहीं जान रहे हैं, तो उसको सीखने का प्रयास कीजिए, उसको ढूंढिए कहाँ पे मिलेगा। बहुत सारा बुक्स आपका अवेलेबल है, आप उन बुक्स में ढूंढिए और उनको सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तभी आप हर एक टाइप के सवाल को तोड़ पाएंगे। और जहाँ तक मैथ्स में अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है, यही रहा है कि अगर आप एक बार कंसेप्ट को गहराई से समझ जाएं, थोरोली, तो ना आप फिर किसी भी तरीका
के सवाल को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी तरीका के सवाल को बना सकते हैं, चाहे सवाल कितना भी गोल 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 आपको घुमा दे जलेबी के जैसा, आप उसको बना सकते हैं। इसीलिए कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कंसेप्ट की आवश्यकता है तो आप मैथ्स प्लस रीजनिंग का नया वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कंसेप्ट प्लस नया नया सवालों की प्रैक्टिस, सब कुछ आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की ओर, लेक्चर सेट नंबर 6। और एक एक चीज़ को ना अब ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक सवाल को लगाने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है कि नहीं ये ठीक है, इससे हम लोगों का कुछ ना कुछ भला हो जाएगा, मतलब देखो कोशिश तो हमारी भरपूर रहती है, वादा पे हमको भरोसा नहीं है, कोशिश पे हमको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। जो बोलता है ना कि कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कोशिश ईमानदारी से किया जाए ना तो भाई वो एकदम सफल होना है। ठीक है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी काम में हो। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको जब भी जिस भी रूप में सवाल बताएं, जहाँ भी बताएं, चाहे कोर्स में बताएं, चाहे प्रैक्टिस में बताएं, चाहे यूट्यूब पे बताएं, हर एक जगह कंसेप्ट देने का पूरा कोशिश हम लोग करते हैं। और आप लोग भी कोशिश कीजिए। और सेशन अगर अच्छा लगता है ना तो एक बार शेयर मार दिया करो, और भी अच्छा लगता है तो लाइक मार दिया करो। चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो। इस चैनल को आपकी आवश्यकता है, ये चैनल आपका है। ठीक है, इससे आपका भला होगा। कहते हैं ना, आप भला तो जग भला। तो इस चैनल का भला कीजिए, आपका भी भला हो। कि सेशन का पहला सवाल, ठीक है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। कहता है कि द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 12 यूनिट में दिया हुआ रेडियस, हाउ मेनी स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है, ये जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग, ये शेडेड रीजन है क्या? तो आप कहेंगे सर ये सर्कल का सेगमेंट है और इसी सेगमेंट का एरिया हमसे पूछा है। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालना है और ये जो हमारा सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा कोड है इसका लेंथ कितना होगा? ये भी मेरा 12 सेंटीमीटर होगा। बोलेंगे सर कैसे, हाउ, कैसे हो गया इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर? सवाल का उत्तर तो सेकंड में दिया जा सकता है, लेकिन समझना भी जरूरी है। ठीक है, आप एक बात बताइए कि ये रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस मेरा 12 सेंटीमीटर होगा, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं ओ ए बी हमारा क्या है? एक ट्रेंगल है। सर कैसा ट्रेंगल है ओ ए बी? तो आप कहेंगे सर ये हमारा 60 डिग्री है, ये दोनों साइड हमारा बराबर है। आपको हम समझाते हैं देसी भाषा में कि 9th-10th में हम लोग बहुत सारा थ्योरम्स देखे हैं कि बराबर भुजाओं के आमने सामने का कोण बराबर होता है, या इसका वाइस वर्सा, बराबर कोण के आमने सामने का जो साइड्स होता है वो भी इक्वल होता है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो सर एक बात बताओ, ट्रेंगल का एंगल सम क्या होता है? आप कहेंगे सर 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में 60 डिग्री अपने पास है, कितना बचा? 120 डिग्री, और 120 डिग्री को 120 डिग्री को दो बराबर हिस्सा में बांट देना है। तो आप कहेंगे ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। अब आपको समझते देर नहीं लगा कि ओ ए बी जो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये कंसेप्ट का बात हुआ। अब इस सवाल का आंसर करने के लिए सर्कल के सेक्टर में से, सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड, सर्कल का जो सेक्टर है ओ ए बी, इस पूरे हिस्सा को जब काट के निकालेंगे तो ये हमारा सर्कल का सेक्टर बनेगा। देखो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेरा सर्कल है और इसका सेंटर ये है, इस हिस्सा को हम ऐसे काट के निकाल दी तो ये मेरा क्या निकला? सर्कल का सेक्टर निकला। तो अगर इस सर्कल के सेक्टर को आप ध्यान से देखो, और जो एरिया पूछा है वो सेगमेंट का पूछा है। अब सर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे सर सर्कल के सेक्टर में से इस ट्रेंगल के एरिया को घटा देंगे, इस ट्रेंगल के एरिया को घटा देंगे, इस ट्रेंगल के एरिया को घटा देंगे, तो ये जो मेरा सेगमेंट है कलरफुल भाग, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन पे ध्यान दो, अभी तक हम आपको समझाएं, एग्जाम में इस सवाल को बनाना रहता तो कब का आंसर देके आदमी निकल जाता। आप भी भरोसा रखिए अपने आप पे।
ठीक है। अब देखो उत्तर देते हैं, कैसे देना है उत्तर। तो सर अभी हम आपको क्या बोले कि पूरे इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को घटा दें तो सर ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ऑप्शन को ध्यान से देखो, हम क्या बोले, घटाना है, पाई को एज इट इज छोड़ दिया है। सर जब घटाना है, घटेगा तभी आंसर आएगा, मतलब प्लस वाला तो आंसर मेरा होने से रहा, ठीक है, प्लस वाला मेरा आंसर नहीं होगा। अब या तो ए होगा या तो हमारा डी होगा। चारों के चारों ऑप्शन में 36√3, 36√3, 36√3, 36√3 या तो जोड़ रहा है या तो घटा रहा है। तो भाई जोड़ने वाला तो आंसर नहीं होगा, घटाने वाला ही आंसर होगा, घटाने वाला ही आंसर होगा। अब देखो 36√3 क्या हो सकता है, तो सर जहाँ पे घटाया है वहाँ पे 36√3, ये जो मेरा ट्रायंगल है OAB इसी का एरिया है 36√3। अब हमें ट्रायंगल के एरिया को निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें सर्कल के सेक्टर का एरिया निकाल देना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। क्या होता है, θ/360 और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई को एज इट इज छोड़ देना है, r² मतलब 12 इंटू 12, यही होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो ये 6 बार में निपटारा हो गया, 6 से 2 बार में गया और ये आ गया 24 पाई। अब 24 पाई में इस ट्रायंगल के एरिया को घटाना है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये ऑप्शन हम खुद से नहीं सेट किए, एग्जामिनर दिया है भाई, तो आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं होता, जो हम आपको बार बार कहते हैं। पैनी नज़र रहे, आपको एकदम तिरछी नज़रों से इसको देखते रहना है कि सर ऑप्शन हमारा कैसे साथ दे सकता है, ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े सवाल ना ऑप्शन से ध्वस्त किए जा सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वर्ग का बहुत ही फेमस सवाल है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे इस सवाल को छोड़ा गया हो। लगभग हर एक एग्जाम में जहाँ भी अर्थमेटिक आता है इस सवाल को डाला गया है। कहता है कि 3 men and 8 women together can do a piece of work in 12 days while 2 men and 7 women can do the same work in 16 days. In how many days will be 8 men and 8 women together complete the same work? तो भाई सीधा सा बात है कि 2 ग्रुप का बात किया है। पहले ग्रुप में 3 मेन और 8 फीमेल, 3 मेल और 8 फीमेल मिलके एक काम को 12 दिन में कर देते हैं। और कहता है कि जबकि अगर हम 2 मेल के साथ 7 फीमेल को लगा दें तो ये काम 16 दिन में हो जाता है। तो भाई वो आपसे पूछ रहा है कि अगर हम इसी काम में 8 मेल को और 8 फीमेल को एक साथ लगा दें तब कितना टाइम लगेगा। बहुत ही आसान है। करते कैसे हैं हम लोग, तो भाई दोनों ग्रुप को कंपेयर करके मेल और फीमेल के एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं, फिर एफिशिएंसी का यूज़ करके हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब हम काम पे 3 मेन प्लस 8 वुमेन को लगाते हैं तो सर ये 16 दिन लेती है। और इसी काम को करने के लिए, इसी सेम वर्क को करने के लिए अगर हम 2 मेन प्लस 7 वुमेन को लगाएंगे तो ये लोग ना 16 डेज लेते हैं। कहानी यही है। थोड़ा सा मारपीट हो जाए यहाँ पे तो भाई ये सॉरी यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 12 होगा। तो भाई 4 से निपटारा हो जाए 3 बार में और 4 से इसका 4 बार में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 से 9 मेन प्लस 24 वुमेन इक्वल टू इधर 8 मेन प्लस 28 वुमेन। जरा मेन और वुमेन को एक एक साइड लेके जाओ, तो 9 में 8 गया, एक यहाँ पे 1 लिखो, बराबर 28 में 24 गया, 4 वुमेन। इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरुष बराबर 4 स्त्री है। या तो आप एक पुरुष को काम पे रख लो या तो आप 4 स्त्री को काम पे रख लो, काम होना उतना ही है। अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी का बात कर लेते हैं, M/W ये हो जाएगा 4/1। इसका मतलब ये है कि मेन जितना देर में 4 यूनिट काम करेगा, एक वुमेन उतना देर में 1 यूनिट काम करेगी। अब इसका यूज आप कोई भी इक्वेशन में कर लो, चाहे इसमें चाहे इसमें।
चाहे इसमें, देखो एकदम ये आपके ऊपर है, चाहे इसमें चाहे इसमें, समझ लो। प्रैक्टिस बैच है तो है, समझना जरूरी है, ठीक है, समझ लो। तो अगर एक आदमी 4 काम करता है तो सर 3 आदमी कितना काम कर लेगा? 12 काम। प्लस अगर एक महिला 1 काम करती है तो 8 महिला कितना काम कर लेगी सर? 8 काम। तो एक दिन में 12 और 8 20 यूनिट काम होगा सर। 3 दिन में 20 दिया 60 यूनिट काम। मतलब यहाँ से आपका जो टोटल वर्क है वो निकल के आ गया 60 यूनिट। कितना हो गया? 60 यूनिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस 60 यूनिट आपका टोटल काम है। अब आपको इस काम को करवाना है, जिसमें से आपको बोला है कि 8 मेल और 8 फीमेल को रखना है। एक बात बताओ, जब ये साथ मिल के काम करेंगे तो 8 मेल एक दिन में कितना काम करेगा? तो सर एक आदमी जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो 8 पुरुष एक दिन में 8 गुना 4 32 काम करेगा। ये करेगा 32 काम। और सर एक स्त्री एक दिन में 1 ही यूनिट काम कर पाती है, तो 8 स्त्रियां एक दिन में 8 यूनिट काम करेगी। जब ये 8 पुरुष और 8 स्त्रियां पूरा दिन काम करेगी एक साथ, तो सर कितना काम होगा? 40 काम। कितना काम होगा? 32 और 8 40 काम। 32 और 8 40 काम होगा टोटल। अच्छा, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया ना। ये लोग 20 काम कर रहे हैं एक दिन में, और ये लोग 3 दिन नहीं 12 दिन तक काम किए ना। हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 गुना 12 होगा यहाँ पे टोटल वर्क। 20 गुना 12, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया। 3 आदमी 12 काम और 8 महिलाएं 8 काम, एक दिन में 20 काम। और ये काम चला है 12 दिनों तक, तो सर कितना काम हुआ? 12 गुना 20। गुना करके कभी मत लिखना है, ठीक है। अब देखो 8 पुरुष एक दिन में 32 काम और 8 महिलाएं उसी एक दिन में 8 काम, तो सर ये दोनों ग्रुप मिलके एक दिन में 32 और 8 40 काम करेगी। कितना काम करना है? 20 गुना 12। तो सर कितना डेज लग जाएगा? 20 गुना 12 और बट्टा में 40। ये 2 बार में और ये 6 बार में, मतलब 6 डेज, 6 दिन लगेगा अगर हम 8 पुरुष और 8 स्त्रियों को काम पे लगाएं। निहायत ही आसान कंसेप्ट है। और टाइम एंड वर्क का सबसे खास बात क्या है कि इसी तरीके का कंसेप्ट से सारा का सारा ग्रुप वाला सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत आसान सवाल है। इफ़ x इक्वल टू वाई इक्वल टू एंड जेड इक्वल टू, एक्स वाई और जेड का वैल्यू दिया है। आपसे पूछा है कि कौन सा रिलेशन सही है, क्या y बड़ा है x से, क्या z बड़ा है y से, क्या x बड़ा है z से, या तीनों का तीनों आपस में बराबर है। सबसे पहला बात कि बराबर का तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पे क्यूब रूट 3 है, यहाँ 4th रूट ऑफ 4 है और यहाँ पे 6th रूट ऑफ 6 है। तो भाई ये तीनों आपस में बराबर तो है नहीं। तो सबसे पहला बात, प्यार से ये डी नंबर को विदाई दो कि भाई आपसे तो कोई मतलब है नहीं, इन तीनों में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। अब करना कैसे है, ध्यान से समझना। क्यूब रूट मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? आप कहेंगे सर ये 3 का पावर 1/3 है, y में ये 4 का पावर 1/4 है और z इक्वल टू 6 रेज टू पावर 1/6 है। यही तो मतलब होता है रूट का। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब नंबर डिफरेंट है, इनके पावर को ध्यान से देखो, 1/3, 1/4, 1/6। तो सर 3, 4 और 6 पावर को बराबर करने का कोशिश करो, ठीक है। तो वो कैसे होगा? एलसीएम लेने से। तो 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना? 12। सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा ध्यान से देखो, 6 से निपट गया 2 बार में, 4 से निपट गया 3 बार में और 3 से निपट गया 4 बार में। अब ये 3 का पावर 4 कितना सर? 81। x का वैल्यू, y का पावर, y इक्वल टू 4 है और 4 का पावर 3 है, मतलब 64। y का वैल्यू 64। z इक्वल टू 6 है और 6 का पावर 2 है, इक्वल टू 36। अब ध्यान से देखो, x का पावर, x का वैल्यू 81 आया, y का वैल्यू 64, z का वैल्यू 36। इसका मतलब है सर x सबसे बड़ा है और x से छोटा y है
और y से छोटा z है, मतलब z क्या है सर, सबसे छोटा है। अब जरा इन रिलेशन को ढूंढो, y बड़ा है x से, सर y x से बड़ा नहीं छोटा है, कट गया ए नंबर। z बड़ा है y से, सर z y से बड़ा नहीं, ये सबसे छोटा है, z छोटा है x से ये देखो ये सही रिलेशन है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर। और ये निहायत ही आसान होता है। और ये जो सवाल है ना, ये इंडिसेस और सर्ड्स का है, ये स्क्वायर रूट का है। उस चैप्टर से इस टाइप का मुश्किल सवाल भी बना के पूछा जाता है रूट में। उन सवालों को भी प्रैक्टिस में लाएंगे चैलेंजर सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग जो पूछा गया है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल कहता है कि सम सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल एंड कंप्लीटली इमर्स्ड। द डायमीटर एट द बेस ऑफ दैट सिलिंड्रिकल वेसल इज 9 सेंटीमीटर। समझिएगा सवाल को। इफ वाटर लेवल इंक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉल। एक सिलेंडर शेप का बर्तन है, बेलनाकार शेप का एक बर्तन है, उसमें हम छोटा छोटा बॉल डाल रहे हैं। सारा का सारा बॉल जो है इक्वल साइज का है और हर एक बॉल का जो डायमीटर है, व्यास है, वो 3 सेंटीमीटर है। जब हम बॉल डाल रहे हैं ना, तो उस सिलेंडर का जो वाटर लेवल है वो 10 सेंटीमीटर तक अप हो गया, उठ गया। तो भाई हम कितना बॉल डाले हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सवाल है। करना कैसे है, देखो सवाल पढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग में ना सॉल्यूशन घूमना चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे इस सवाल को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो भाई करना कैसे है, जब हम सिलिंड्रिकल वेसल्स में जब हम बॉल्स को डाल रहे थे, जब हम सारे के सारे बॉल्स को डाल दिए हैं, मान लो कि हम n बॉल को डालें या x बॉल डालें हम, ठीक है, तो वाटर लेवल 10 सेंटीमीटर उठ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर वाटर का है उतना ही वॉल्यूम सारे के सारे बॉल्स का है। जितना बॉल्स डाले हैं सबका वॉल्यूम बराबर बर्तन के अंदर पानी का वॉल्यूम। अगर देसी भाषा में बोलें तो जितना आयतन पानी का है उतना ही आयतन आपके गोलों का है, जितना भी हम गोला डाले हैं। अब इसी चीज़ को लिख के कैलकुलेट कर देना है। तो वह सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब देखो सिलेंडर का रेडियस क्या दिया है, तो सर सिलेंडर का जो बेस का डायमीटर दिया है 9 सेंटीमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो भाई 9/2 इंटू 9/2 इंटू एच हाइट। तो सर कितना वाटर लेवल कितना उठा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर हाइट तक, ठीक है। और ये बराबर होगा जितना गोला डाले हैं। तो मान लो कि हम n गोला डाले हैं, n गोला डाले हैं, और एक गोला का वॉल्यूम, तो सर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 3/4 एक मिनट हम कुछ सवाल गलत लिखे हैं क्या, एक मिनट थोड़ा सवाल मिला है, किधर गया मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 है ये ना, 3 नंबर सवाल, ठीक है, 9 है 10 है, हाँ ठीक है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन, तो सर 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक बॉल का डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा इसका आधा, आर क्यूब मतलब 3/2 का क्यूब मतलब 27/8। अब आप ध्यान से देखो, इसमें पाई को ना तो लिखने की आवश्यकता थी ना तो सोल्व करने की आवश्यकता थी, क्योंकि पाई से पाई का निपटारा तो होना तय है। अब भाई करना है कटम कुटाई, तो बस कर दो प्यार से।
ये आपका 9 से चला गया 3 बार में, ये 3 से 3 आपका उड़ गया, 4 से चला गया 2 बार में, ये 2 से 2 इसका निपटारा हो गया 2 से 5 बार में, और 9 5 जा n का वैल्यू 45। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो सिलेंडर में डाला गया है वो 45 है। 45 बॉल हम सिलेंडर के अंदर डाले हैं, यही काम करना था। अलजेब्रा के इस सवाल को देखिए कितना बढ़िया से आपके सामने सजा के रख दिया है। बोला भाई इसका वैल्यू क्या होगा। ऊपर नीचे ध्यान से देखो, ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है भाई। नीचे क्या है, एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब। अब ये कौन से कंसेप्ट पे है, कभी भी ऐसा मत करना ऊपर नीचे काट देना। ठीक है, देखो इसका आंसर आएगा प्लस इसमें वैल्यू पुट करने के बारे में तो सोचना भी मत, या तो आप सोच सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। बेस इसका बेसिक सीधा आसान है और उसी से ये सवाल बनेगा। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट हम कई बार बताए हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 है तो सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है। ठीक है, या तो इसको भी हम क्या करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये दोनों ही रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे इस टर्म को और इस टर्म को तीनों को जोड़ने के बाद अगर 0 मिलता है तो ये कंडीशन जो भी होगा हम लोग इससे इस सवाल को बना लेंगे। देखो अगर हम अब आप ना क्यूब हटा के देखो, सबको जोड़ दो तो भाई प्लस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से ये हमारा प्लस एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर उड़ जाएगा, और माइनस जेड स्क्वायर से प्लस जेड स्क्वायर हमारा उड़ जाएगा। मतलब ये तो 0 हो रहा है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3ABC। मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, क्या नीचे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्यूब हटा के देखो एक बार, सबको जोड़ो तो भाई यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, कट जाएगा, माइनस वाई है प्लस वाई है, कट जाएगा, प्लस जेड है माइनस जेड है, कट जाएगा। मतलब नीचे भी क्या होगा, 3xyz, मतलब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब जरा ध्यान से देखो कि इनके साथ तो ये उड़ गए जनाब। अब जरा ध्यान से देखो सर, यहाँ पे एक कंडीशन और बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही होगा। और नीचे से ये एक्स माइनस वाई उड़ जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये भी कंडीशन सेम है, यहाँ भी y प्लस जेड इंटू जेड वाई माइनस जेड। तो ये y माइनस जेड से ऊपर का y माइनस जेड उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा, y प्लस जेड। और सेम कहानी यहाँ भी z माइनस एक्स से z माइनस एक्स उड़ जाएगा, क्या बचेगा, z प्लस एक्स, z प्लस एक्स। और यही प्लस प्लस वाला हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ही आसान है, आप इसको बिना पेन लगाए उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि नीचे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स ऊपर से कैंसिल होना है। बचना क्या है, इसी का पॉजिटिव वाला x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। चारों ऑप्शन में देखिए, 2 ऑप्शन में तो देगा नहीं सेम, एक ही ऑप्शन में है भाई, डी नंबर। 6 सवाल, मतलब कैलकुलेशन नहीं है, बेस रहेगा तो बनेगा, नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल P इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 40 डिग्री, देन द करेक्ट ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइड्स इज। करेक्ट ऑर्डर पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में उस त्रिभुज की भुजाएं कैसी होगी, मतलब कौन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब देखो लेंथ तो दिया नहीं है,
एंगल दिया है, तो भाई एंगल से साइड्स का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसके लिए छोटा सा थ्योरम है, अगर वो याद है बल्ले बल्ले, नहीं याद है 1 नंबर गया, 2 नंबर गया, 3 नंबर गया, 1 सवाल गया। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा बात है एकदम। हम लोग यार देखो, आप लोग 9th-10th में बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100 लाने वाले विद्यार्थी हो, तो फिर टेंशन किस बात का। जरा ध्यान से देखो, ये मेरा ट्रायंगल है P, Q और R। ठीक है, एंगल P हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल R जो है वो हमारा 40 डिग्री है। तो सर 40, 30, 70 मतलब ये कितना बचा, 110 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। तो भाई एक एंगल तो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज है। हालांकि ये बन गया है न्यून कोण, एक्यूट एंगल जैसा, कोई दिक्कत नहीं, काम से काम निकालना सीखो। तो थ्योरम है कि सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा सबसे बड़ी। तो भाई सबसे बड़ा एंगल कितना, 110 डिग्री। इसके सामने का साइड PR क्या होगा, सबसे बड़ा यही होगा। सबसे बड़ा क्या होगा, PR। उसके बाद इससे छोटा कोण है 40 डिग्री। 40 डिग्री के सामने का साइड कौन सा है, PQ। PR से छोटा कोण होगा PQ। और जो बच गया 30 डिग्री के सामने का साइड QR, ये क्या होगा सर, सबसे छोटा। ये क्या होगा, सबसे छोटा। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा QR और QR से बड़ा कौन है, PQ और PQ से बड़ा कौन है, PR। मतलब PR क्या, सबसे, यही इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, सबसे बड़ा PR। तो सर इसमें है, इसमें है, तो ये गया, ये और ये गया। ठीक है, सबसे छोटा QR, देखो यहाँ पे सबसे छोटा PQ को बोला है, तो ये गया सबसे छोटा QR, सीधा, लोड भी नहीं लेना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सवाल। और छोटा सा सॉल्यूशन होता है ऐसे सवाल का, सिंपल इंटरेस्ट से आपका सवाल है। कहता है कि इफ अ सम ऑफ ₹26,000 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट फॉर 2 years the first part bears the simple interest at 4%, the second part bears the interest at 6% and the third part bears the interest at the rate of 8%. If the interest of the all parts are equal, then what will be the first part be equal to? अब 26,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करके वो उधारी पे दे दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब एक बात बताओ, सबसे पहला बात, यहाँ की 26,000 को 3 बराबर भाग में नहीं बांटा है, रैंडम अलग अलग पार्ट में बांटा है, 3 पार्ट में बांटा है, 3 बराबर नहीं, अलग अलग 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, किसी को दिया होगा मान लो कि 10,000, किसी को दे दिया 15,000, 10 और 15 25,000, किसी को दे दिया 1,000, ऐसे अलग अलग पार्ट में। और ये 2 साल के लिए दिया है, जरा ध्यान से देखो, 2 साल के लिए दिया है। पहला पार्ट का जो रेट है वो 4% है, दूसरा पार्ट का 6% है और थर्ड पार्ट का 8% है, और तीनों का तीनों पार्ट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो बराबर है। अब यहाँ पे सबसे पहला बात आपको ये समझना है कि बेसिक मेथड से तो जाना ही नहीं है। अगर आप पहला पार्ट x माने, दूसरा पार्ट को y माने और तीसरा पार्ट को 26,000 माइनस x प्लस y माने, भाई बड़ा सा कैलकुलेशन होगा। बात को समझो, सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल बराबर होता है। ठीक है, तो मान लो कि जो हम 26,000 को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं वो हमेरा लेट बी x, y और z 3 पार्ट में बांट दिए। अब x पे जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 4% मिलता है और y पे 6% मिलता है और z पे 8% मिलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
अब चूंकि यहाँ हम लोग रेशियो मेथड से काम लेने वाले हैं, अब देखो भाई रेशियो मेथड ऐसा तरीका है जिससे आपका बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, अगर वो सवाल में ठीक से लग गया तो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को ध्वस्त करके चुटकी में आपके आंसर को निकाल के ला देगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे बोला है कि वो 2 साल के लिए दिया है, तो टाइम तो तीनों के लिए 2 साल 2 साल 2 साल बराबर है, रेशियो में कटकुट आ जाएगा। ठीक है, परसेंट तीनों में है, ये भी कटकुट आ जाएगा। क्या बचा? 4, 6 और 8। तो इस पे जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4x, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6y, और इससे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8z या z8, और ये तीनों का तीनों पार्ट क्या है? बराबर है। अब रेशियो मेथड का यूज़ करके x:y:z का रेशियो निकाल लेंगे। जरा ध्यान से देखो, निकालना क्या है? x:y:z, और जब ऐसे 3 सम बराबर हो तब कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहला बात, x का वैल्यू निकालना है, तो 4x, x वाला पार्ट को ढक दो, x वाला पार्ट को ढक दो, और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 8 48 अनुपात। अब y का वैल्यू निकालना है, तो ये y वाला पार्ट को ढक दो। 4 × 8 32, और इसी तरीका से z वाला को निकालना है, तो भाई z वाला पार्ट को ढक दो, और 4 × 6 24। ठीक है, 8 से जाएगा 8 से जाएगा 6 बार में, 8 से जाएगा 4 बार में, 8 से जाएगा 3 बार में। अब ये नहीं जाएगा, 6 4 3, इनका रेशियो क्या हो गया? 6 4 3। इसका मतलब ये है कि पहला हिस्सा मेरा 6 है, दूसरा हिस्सा मेरा 4 है, और तीसरा हिस्सा मेरा z है, और तीनों हिस्सा का ओरिजिनल सम कितना है? 26,000। इसका मतलब ये है कि 6 4 10 और 3 13, 13 का वैल्यू कितना? तो सर 26,000। तो आपको ये बताते देर नहीं लगेगा कि सर 1 का मतलब कितना? 2000, 1 यूनिट का मतलब 2000, सर 6 यूनिट का मतलब कितना? 12,000, 4 यूनिट का मतलब 8,000, और 3 यूनिट का मतलब 6,000। देखो इन्हीं का ना रेशियो है ये। हमसे पहला हिस्सा पूछा है, मतलब 12,000। पहला जो हम उधार दिए हैं वो 12,000, मतलब 26,000 को हम ऐसे बांट दिए, 12,000 8,000 6,000। ठीक है, तो हमसे पहला हिस्सा पूछा है, तो भाई 12,000। बड़ा सवाल छोटा उत्तर, कितना टाइम लगेगा? बहुत ही आसान इस सवाल को, और इस सवाल का उत्तर आप कमेंट में दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। हम कहते हैं कि हर एक सवाल का उत्तर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो कहता है कि two persons are on opposite side of a tower. They measure the angle of elevation of the top of the tower as 45 degree and 30 degree respectively. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Accordingly, if the height of the tower is 60 meter, what is the distance between the two person in meter? अब टावर का हाइट दे दिया है 60 मीटर, तो कहता है कि दोनों जो दो व्यक्ति जो दोनों साइड खड़े हैं टावर के, एक लेफ्ट और एक राइट, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। बहुत ही आसान सवाल है, और आपको मालूम है कि हाइट एंड डिस्टेंस के हर एक सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से हवा कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही समझने लायक है रेशियो मेथड। तो भाई मेरे एक बात बताओ कि ये मेरा टावर खड़ा है सीधा सीधा, ठीक है, और इस टावर का हाइट कितना दे रखा है? 60 मीटर। तो भाई एक आदमी इधर है और एक आदमी इधर है। ठीक है, ये दोनों टावर के टॉप को देख रहे ऐसे, एक जन देखा यहाँ से 45 डिग्री के एंगल के साथ, और दूसरा देखा यहाँ से 30 डिग्री के एंगल के साथ। सर टावर का हाइट कितना है? बोले सर 60 मीटर। 60 मीटर है। ठीक है, टावर का हाइट तो आपको मालूम है, दिया है, ये हाइट आपका 60 मीटर है। टावर का हाइट 60 मीटर है। ठीक है, तो कहता है कि इनके बीच का दूरी कितना है। अगर ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो सर A और बीच के बीच का दूरी कितना है, ये बात आप जो है बता दीजिए। A और बीच के बीच का A से B का दूरी कितना है, ये बात आपसे पूछा गया है। अब कैसे निकालेंगे, यही बात रहा कि सर कैसे निकालेंगे। समझिए बात, रेशियो मेथड। आपको यहाँ 2 ट्रायंगल दिखेगा, ये, और दोनों का दोनों ट्रायंगल कैसा है? सर राइट एंगल है। अगर ये 45 डिग्री है, ये हमारा कितना का है? 90 डिग्री का है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री हुआ। इसका मतलब
ये साइड और ये साइड दोनों मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ ये समझना है कि टावर का हाइट मेरा 60 मीटर है, मतलब टावर के बेस से बी पॉइंट तक का दूरी भी मेरा कितना होगा, 60 मीटर होगा। ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45। बराबर भुजाओं के आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये हमारा 60 मीटर, तो ये भी 60 मीटर। पहला ट्रायंगल सॉल्व हो गया। दूसरा ट्रायंगल भाई 30, ये हमारा 30 है, ये हमारा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा सर, 60 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का है। ठीक है, अब आप समझिए कि सर इनका रेशियो क्या होता है। तो सर 60 के सामने का रेशियो क्या होता है, √3, और 30 के सामने का रेशियो क्या होता है, 1। और ये 1 रेशियो किसका है, टावर का। और 1 का वैल्यू कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 60 मीटर दिया है। तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर √3 का वैल्यू 60 √3 मीटर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इस टावर का जो बेस है इसको हम माने C, इसको माने C से B का डिस्टेंस है 60 मीटर और C से A का डिस्टेंस है 60 √3 मीटर। अब यहाँ से 60 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 + √3 मीटर। मतलब A से B का दूरी 60 × 1 + √3 मीटर। कुछ नहीं करना है, इतना लिखना भी नहीं है। अब आपको समझाना है तो थोड़ा बहुत लिखना भी ज़रूरी है। तो 60 × 1 + √3 या √3 + 1, ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा सीधा उत्तर हो गया। और ना टेन लगाना है, ना कोट लगाना है, ना साइन लगाना है, ना कोस लगाना है। कोई भी आइडेंटिटी हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं लगाना है। और जिस भी सवाल का आंसर नंबर में पूछेगा उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जिनका उत्तर आइडेंटिटी में ही होता है, टेन कोट साइन कोस में, तो भाई उनमें तो उनके लिए बेसिक से ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से देखिए, ये आपके लिए है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। sin² 21 डिग्री प्लस sin² 37 डिग्री प्लस sin² 53 डिग्री प्लस sin² 69 डिग्री इक्वल टू वाट। इसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है। एक कंसेप्ट आपको बताते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आप इसमें लगा सकते हैं। उससे पहले आपका उत्तर दे देगा। अगर आपको ये चीज़ मालूम है कि इफ़ a + b = 90 डिग्री, अगर a + b का सम 90 डिग्री है तो sin² a प्लस sin² a प्लस sin² b = 1। ये चीज़ है। एक चीज़ और भी समझ लीजिए इसी में कि cos² a प्लस cos² b = भी 1 होगा अगर a + b का वैल्यू 90 डिग्री है। अब ये चीज़ आप ढूंढिए, sin² का 21 और sin² का 69 प्लस 21 कितना, 90। मतलब sin² 21 sin² a प्लस sin² b दोनों से कितना आएगा, 1। अब देखो 37 और 53 जोड़ दो, कितना, 90। sin² a प्लस sin² b = 1, 1 + 1 2 इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब जरा इसका उत्तर आप दीजिए, ठीक है, कि इसका आंसर कितना होगा। चलो बता देते हैं, आप अपना आंसर मैच कर लेना। सबसे पहले रूट के अंदर रूट वाला के कहानी को ख़त्म करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। अगर सिर्फ रूट के अंदर 64 होता है तो आप ईमानदारी से बोलिए 8 बाहर निकालते कि नहीं, बोले यस सर 8 निकालते। लेकिन पॉइंट के बाद कितना अंक है सर, 8 अंक है। तो पॉइंट के बाद उसके आधा 4 अंक को बाहर निकालेंगे। एक अंक मेरा 8 है, 1 1 1 मतलब 0.00008 इसका वैल्यू होगा। अब देखो ये इस रूट का कहानी खत्म हो गया, इसका वैल्यू ये आ गया। अब 0.0001 और 0.0008 को जब जोड़ेंगे तो क्या ये रूट के अंदर 0.00009 नहीं होगा, बोले सर सही बात है। अब इस रूट के अंदर 0.0009 है। अगर सिर्फ 9 रहता तो आप कहते सर कि 3 निकाल देते, बोले ठीक है। पॉइंट के बाद 4 अंक है तो सर 2 अंक बाहर होगा, मतलब 0.03। सर 0.03 आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेशन। कैसा लगा जरूर बताइएगा।
और अगर किसी भी तरीका का आपको कोर्स परचेज करना हो रिलेटेड टू झारखंड के एग्ज़ाम्स या रेलवे के एग्ज़ाम्स या एसएससी के एग्ज़ाम्स, तो फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे जाइए, सब कुछ अवेलेबल है, पढ़िए ध्यान से। और अगर किसी भी तरीका का डाउट आता है तो जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पे फ़ोन कीजिए, वहाँ से मेरा नंबर लीजिए और हमको कॉल करिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है।